तो पिछली वीडियो में हमने मोशन की रिवीजन की थी और जाना था कि फिजिक्स में हर चीज़ मोशन से बनी हुई है, उसमें हर जगह मोशन यूज़ होता है। उसके अलावा मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी सिंपल मोशन को स्टडी करने की, काइनेमैटिक्स स्टडी करने की। उसमें सबसे पहले कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब कभी कोई बॉडी एक्सेलरेट ना कर रही हो तो उस केस में तक का जो हम पढ़ते हैं सिलेबस वो हमारा 8 तक में आता है। और उसके बाद सेकंड जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी उसमें था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो हमारा 9th क्लास की कैटेगरी में था। तो अब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं कैसे ये आगे इसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अच्छा, उससे पहले कुछ और बात, जो 8th क्लास से 9th क्लास में आप आते हो तो एक बहुत बड़ा जंप लगता है आपकी स्टडीज़ के अंदर। 8th क्लास तक क्या होता है, सिलेबस लिमिटेड होता है, जो कुछ है आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपसे वही सब पूछे जाते हैं, बैक एक्सरसाइज लगा लो या थोड़ा बहुत इन चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन 9th क्लास में अचानक से एकदम से सिलेबस पूरा वास्ट हो जाता है, मतलब क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए 9th क्लास में जो अप्रोच आप यूज़ करोगे वो 8th क्लास वाली नहीं हो सकती। 8th क्लास की अप्रोच अलग होती है, 9th क्लास की अप्रोच अलग होती है। 9th क्लास में आप क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं सीख सकते 9th क्लास में। आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किया कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ही चैप्टर से एक ही टॉपिक से हज़ारों क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आपकी सही सोच होनी ज़रूरी है अगर आप सीखना चाहते हो फिजिक्स को। ये किसी भी लेवल पर है, आप जब 10th में जाओगे या 11th में जाओगे तब हर जगह पर ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा जो मैटर करता हुआ है कि आप सही सोचते हो उस सब्जेक्ट के बारे में, क्या उसकी ज़रूरतें हैं और किस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। क्लियर पॉइंट? तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अच्छा, और एक और बात कि फिजिक्स में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, फिजिक्स छोड़ो कंपटीशन में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही चीज़ें आसान होती। आसान चीज़ तो आप ढूंढो ही मत, मतलब इतनी तो उम्मीद ही मत रखो कि क्वेश्चन आपसे आसान पूछा जाए। देखो, आप एनटीएससी या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अपीयर होने वाले हो और आपको पता है वो एक रेस है, वहाँ पे सिंपल सा एक रूल है बेसिक सा कि टॉप के कुछ बच्चे लिए जाएंगे, 1000-2000 टॉप के कुछ बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बाकी पीछे वाले नहीं होते हैं। तो यानी आपको आगे निकलना होगा, और अगर आपको आगे निकलना होगा तो वो सिलेक्शन या वो डिफ्रेंशिएशन आसान रहेगी अगर क्वेश्चन मुश्किल पूछा गया। तो अगर क्वेश्चन इजी पूछा गया तो सभी बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, सभी बच्चे ऐसे स्कोर कर जाएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगी ना, फिर उन बच्चों को हम अलग नहीं कर पाएंगे जो बच्चे अच्छे हैं जो बच्चे बुरे हैं। तो इसीलिए इस बारे में तो आप सोचो ही मत कि क्वेश्चन आपसे आसान पूछा है, उल्टा आपकी सोच तो ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन तो जितना बढ़िया लेवल का हो सकता है उतना बढ़िया लेवल का है, ताकि आप उसे सोल्व कर पाओ और बाकियों से आगे आप निकल सको, अच्छा स्कोर कर सको। ठीक, तो एक तो ये सोच रखो कि क्वेश्चन जो मुश्किल मिलेगा वही तो हमारा टारगेट है, वही तो हमारा फोकस है, उसी को तो सीखना है। और दूसरी बात, हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जाता है। जब इस तरीके से सोल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप उनको आगे सीख भी पाओगे। और एक और बात कि कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं हुआ करती, ना ही कहीं पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये खाली फिजिक्स की बात नहीं, हर चीज़ की बात है। देखो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या आप बुक्स वगैरह में कहीं जगह पे देखोगे, वीडियोस वगैरह देखोगे तो शॉर्टकट बताए जाते हैं। ऐसे 50 तरह के शॉर्टकट मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि शॉर्टकट एक ऐसी है जो बहुत सी जगह पढ़ाई जा रही है, बहुत से लोग उसको जानते हैं, फिर से उससे डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती। इसीलिए जो आपके एग्जामिनर हैं वो डेप्थ में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट या शॉर्टकट नहीं लगता है। क्लियर? तो किसी के बताए हुए शॉर्टकट आप पे काम नहीं आ सकते। हाँ, आपके वो शॉर्टकट काम आ सकते हैं जो आपने खुद बनाए हो विद प्रैक्टिस। तो यहाँ पे एक ही तरीका है, विद प्रैक्टिस। अगर आप विद प्रैक्टिस चलोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, कुछ शॉर्टकट आपको समझ में आएंगे भी हाँ, इस तरीके से जब भी हमारे पास सिचुएशन रहती है तो उसमें यही लगाना होता है। तो वो चीज़ें आप खुद सीखोगे अपने एक्सपीरियंस से, तो वो काम आएंगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, मैं शॉर्टकट आपको बताऊँ, वो आप पे काम नहीं आ सकते। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है। तो जो पहला हमारा पार्ट होता है वो है यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं उस तरह की डेफिनेशन थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर, एनटीएससी पार्ट पर आ रहा हूँ या कॉम्पिटिटिव पार्ट पर आ रहा हूँ। क्लियर? तो जो हमारा पहला पार्ट होता है, पहली जो चीज़ है मतलब यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन उसी मोशन को कहते हैं जिस केस में बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती, यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, जो थी बस वो उसी से चली जा रही होती है। ऐसे केस में जो फॉर्मूले लगते हैं वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 8th क्लास में, ये हर बच्चे को याद यही रहता है। तो वो फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आप वो बॉडी की स्पीड चेंज ना हो रही होती। यही कॉन्सेप्ट हम सब सीखने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है कि बस वो फॉर्मूले का यूज क्या है, वो किस हालत में लगता है, किस कंडीशन में वो लगता है। तो जो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला है, ये बात दिमाग में बैठा लो, वो सिर्फ तब लगेगा अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही हो, वो जिस स्पीड चल रही थी स्पीड चलती रहे। तो अब क्वेश्चन आपसे ऐसा आ जाए कि बॉडी पहले रेस्ट पर थी और वो वेलोसिटी गेन कर गई, स्पीड गेन कर गई, या स्पीड पे चल रही थी वो रुक गई, या पहले 10 मीटर पर सेकंड पर थी अब 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई हैं जिन केस में बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है। अगर बॉडी की स्पीड चेंज कर रही है तो वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, स्पीड या मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर सकते हैं वैसे तो, अगर वो चेंज कर जाएगी वेलोसिटी उसकी, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला भूल जाओ, वो लगाना ही नहीं है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज वाले में चलेगा, जो उसके बाद आता है जो नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो और वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही हो। मतलब एक और केस भी होता है कि जब, तो वो हमारा 8 तक का पार्ट था जब हमको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी डेफिनेशन आपकी 9th क्लास में, उसके बाद बेयूज तो अलग ही चीज़ है। आपका जो मेन टॉपिक है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी बॉडी की जो एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होगी, या यूं कह लो कि उसकी ए क्या रहेगी, कांस्टेंट। और जब उसकी ए कांस्टेंट रहती है, इस कंडीशन को यूज करके कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ही डिराइव होती हैं हमारी ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये उसी के बेसिस पे डिराइव होती है। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ये डिराइव हो, तो ही ये निकलेंगी। अगर वो ये नहीं मानेंगे कि ए कांस्टेंट नहीं है, ए बाई चांस बदल जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट पे घटे बढ़े, उस सिचुएशन में हमारी इक्वेशन फिर ये नहीं आएंगी, और जो आएंगी फिर वो 11th क्लास का पार्ट हो जाता है। वो आगे कॉम्पिटिशन में, IIT में या मेंस में, जेईई मेंस में या नीट में, वहीं पर वो आती हैं। तो क्लियर पॉइंट? तो अभी 10th तक का NTSC तक का जो हमारा लेवल है उसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को क्या आप सोल्व करना जानते हो, या इन 3 इक्वेशन को सोल्व करना आप जानते हो। तो आपको इनकी एप्लीकेशन सीखनी है। इनकी जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो सिर्फ 9th क्लास के एग्जाम तक पूछा जा सकता है, उससे आगे नहीं आएगा, स्कूल के एग्जाम तक। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 2 या 3 दिन का काम है, सारा उसमें कवर हो जाएगा। हम इनकी एप्लीकेशन यानी लगाना सीखेंगे। क्लियर? तो देखो, फिर से ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि शॉर्टकट ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना सा होता है कि आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्रैक्टिस तो कर रहे हो आप, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो सिर्फ इतने पे यहाँ पे फिजिक्स में क्वेश्चन खत्म नहीं होता कि आपका आंसर आया और आपने मैच किया, बाई चांस सेम मिला और आपको लगा हो गया, बस कहानी खत्म। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपका खत्म हो रहा है, ये चाहे 9th में हो चाहे 11th में हो, अगर आपका 12th में हो, आप अगर क्वेश्चन उतना छोड़ के चल पड़ोगे आगे, फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने अभी अभी सोल्व किया है सपोज, उसकी तो कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन वही आएगा। क्वेश्चन तो पता नहीं क्या आएगा। अगर NTSC की बात करें, जेईई में तो कुछ हर बार नया ही क्वेश्चन आता है, अलग ही क्वेश्चन आता है, तो आपको मैक्सिमम उसमें से निचोड़ना होता है। तो जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया उसको पूरा इंटरप्रेट करो कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ठीक, वो सब पूरा इंटरप्रेट करो। तो मैं 2 क्वेश्चन में लिए, उसमें करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें से निचोड़ लो। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप ऐसे करते रहोगे तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। फिर आपको ऐसे हज़ारों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपने 20-30 क्वेश्चन किया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आपके पास स्किल्स डेवलप हो चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप हर क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है कि हर बार मैं बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन में यही लगता है, या इस टाइप की क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन यूज़ होती है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पहले जानते हैं कि इसमें इक्वेशनों में और है क्या क्या। तो अभी तो एक बात हमने बताई, सीखी कि अगर ए कांस्टेंट होगी तभी ये लगेंगे। तो पहले क्वेश्चन में चेक करो कि क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो स्पीड डिस्टेंस काट दो, स्पीड को डिस्टेंस टाइम वाला नहीं लगेगा। फिर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। अगर वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी, फिर वो आप पे काम का है। और फिर इन्हीं तीनों में से कोई क्वेश्चन लगेगा, कोई इक्वेशन लगेगी। अगर ऐसा नहीं है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, तो फिर वो जरूर किसी ने +1 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपके साथ किसी ने मजाक कर लिया है, वो +1 क्वेश्चन है, वो 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं है।
क्लियर है वो पॉइंट ये? तो अब उसको, उस मजाक को हम +1 में डील करेंगे। अभी हम सिर्फ 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं कि क्या उसमें रहता है। तो ठीक, तो फिर 3 इक्वेशनों पे आना। अच्छा, एक और चौथी इक्वेशन बनाते हैं कई बार nth डिस्टेंस की। तो ऐसे तो भाई लाखों इक्वेशनें बन सकती हैं। वो एक शॉर्टकट है फिर से बनाया हुआ, और शॉर्टकट में मैं यकीन नहीं करता, और आप चाहे तो उठा के देख लेना, पिछले 10-12 साल क्वेश्चन उठा के देख लेना, कहीं पर भी वो शॉर्टकट ट्रिक्स यूज हुई नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो बेकार में आप एक इक्वेशन का फालतू रट्टा लगाओ, कोई फायदा ही नहीं है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये 3 इक्वेशन आनी चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए कैसे डील होती हैं। तो जो पहली इक्वेशन है v = u + at, ये दरअसल रिलेशन है किसका? वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और टाइम का। जब हमको पता हो कि वेलोसिटी की, देखो वेलोसिटी बॉडी की चेंज तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कर सकती है और टाइम के साथ भी कर सकती है, कि डिस्प्लेसमेंट के साथ भी और टाइम के दोनों के साथ चेंज कर सकती है, लेकिन सबकी इक्वेशन अलग अलग है। तो हमको डिपेंड करता है डाटा क्या अवेलेबल है हमारे पास में, क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्या है, दिया क्या है। अगर वो रिलेट कर रहे हैं वेलोसिटी को विद टाइम, तो आपके लिए पहली इक्वेशन ज़्यादा बेटर रहेगी, उसको यूज़ करो। अगर वो रिलेट कर रहे हैं डिस्टेंस को विद टाइम, मतलब उस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, दोनों बातें हैं, फिर बेटर है आप सेकंड इक्वेशन जरूर उसमें यूज़ होगी। मतलब ये कुछ हद तक मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपको बता रहा हूँ, जो आपके मैक्सिमम यूज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप पे काम, आपके एक्सपीरियंस आएंगे, और आपको बढ़िया एक्सपीरियंस हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। एक्सपीरियंस कब होता है? जब आप कुछ चीज़ करके देखते हो तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। तो प्रैक्टिस का कोई यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं है जो आपको कुछ और सिखा दे, सिर्फ प्रैक्टिस ही सिखा सकती है। उसके अलावा भूल जाना, कोई आपके दिमाग में कोई बात भर देगा कि आप क्वेश्चन एकदम सोल्व कर पाओगे, नहीं होगा। ये 11 तक भी नहीं होगा, 12 तक भी नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कभी नहीं होंगे ये। तो ये क्या है, सब दूसरी कहाँ लगती है? अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट किया गया हो तो वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन चांसेस हैं कि दूसरी लगती है। और अगर वहाँ पर वेलोसिटी को विद डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया गया हो, बताया गया हो, डाटा गिवन हो, तो फिर वहाँ पे चांसेस हैं कि थर्ड इक्वेशन लगेगी। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि लगेगी, पर ऐसा नहीं कि बस यही लगेंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या होता है कि आप दो बात, वहाँ पे कंपटीशन सिर्फ इतनी है कि रिजल्ट तो आ जाएगा। आप 2 इक्वेशनों में लगा के निकालो, एक लगा के निकालो, या आधा घंटा लगा के निकालो, मतलब कितना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर करते हो वो मैटर करता है। आप इनके साथ खेलते रहो, किसी क्वेश्चन में मान लो ये लगनी थी, आपने पहले ये लगा दी, कोई बात नहीं, फिर दोबारा ये लगा दी, कोई बात नहीं, ऐसे 3-4 बार लगानी पड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। आ जाएगा रिजल्ट उस केस में। लेकिन आप आधा पेज भर दो या पूरा पेज भर दो और उसको करने में 15 मिनट लग जाएं, तो वो चीज़ कंपटीशन क्लियर नहीं करवाती। वहाँ पर आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, आपने उल्टा नुकसान कर लिया। उतने समय में बहुत सारे क्वेश्चन करने थे जितना आपने एक क्वेश्चन किया है। तो जल्दी आंसर है, वो भी चीज़ मैटर करते। तो वो तब आएगा जब आपको बहुत प्रैक्टिस होगी, आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली वही क्वेश्चन को यूज़ करोगे जो उसमें बनती होगी, तो वो प्रैक्टिस है। ठीक, तो मैंने जो पहला क्वेश्चन उठाया उसके बारे में बताता हूँ, उसको मैं वैसे बता भी दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर की पे चल रही थी एक बॉडी। डाटा को कैसे पहले तो रीड करते हैं, क्या कुछ इसमें से निकालते हैं। तो एक बॉडी की वेलोसिटी दी गई, वो 72 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, यानी पहले चल रही थी। तो उस टाइम पे मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, तो पुरानी बात हो गई है। पुरानी मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। इसमें ये जानते हैं आप, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन, टी होता है टाइम। एस बड़ी गड़बड़ है, इसको समझ लेना। एस दरअसल डिस्प्लेसमेंट होती है, एस यहां पर डिस्टेंस नहीं होता। एस डिस्प्लेसमेंट होती है, एस डिस्टेंस नहीं होता। और दूसरी बात, जिस 2 बात बता दी है, एक तो ये चीज़ है, और पहली बात क्या बताई थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब लगता है। एक और बात होती है उसमें, ये तभी लगता है जब बॉडी चल भी स्ट्रेट लाइन में रही हो। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है फिर भी ये इक्वेशन यूज़ नहीं होगी। जब बॉडी सीधे रास्ते पे चलेगी, हाँ उस रास्ते पे मुड़ सकती है, वो जैसे गई और उसी पे लौट आई, तो उसी रास्ते पे, एक ही रास्ते पर वो आगे पीछे चल सकती है, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, मतलब वो कहीं घूमेगी नहीं और किसी एंगल पे नहीं जाएगी। अगर घूमेगी तो 180 पे घूमेगी, पूरा पलट जाएगी, तभी ये इक्वेशन लगती है। पूरा 180 पे घूमे, स्ट्रेट लाइन रास्ता हो और एक कांस्टेंट हो, तभी ये यूज होते हैं। इसमें एस हमारा डिस्टेंस नहीं है, एस हमारी डिस्प्लेसमेंट है। फिर से वही बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर तभी आएगा जब डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, और यानी कि अगर बॉडी बाई चांस कहीं पे घूम गई है तभी ये चीज़ आपको दिखाई देगी कि ये एस दरअसल डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्टेंस नहीं था। अगर बॉडी घूमी नहीं, एक ही रास्ते पे चलती रही, फिर आपको फ़र्क पता भी नहीं चलेगा कि वो एस दरअसल था क्या। तो ये स्किल है जो आगे यूज़ होंगे इक्वेशन में, कहाँ पे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो पहली बात उन्होंने कहा हमको कि वो बॉडी चल रही थी 72 किलोमीटर पर आवर पे, तो कब की बात होगी, पुरानी बात होगी। तो पुरानी बात में क्या हुआ, वो चीज़ क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, शुरुआत में चल रही थी वो 72 किलोमीटर पर आवर पे।
और फिर उसको क्या किया गया, रोक दिया गया, रेस्ट पर ले आए उसको हम 100 मीटर चला करके, मतलब उसको ब्रेक लगाई गई। ब्रेक लगाने से वो धीरे धीरे स्लो डाउन करती है और वो 100 मीटर चल के रुकती है ना। जब आपने कभी आप गाड़ी में गए हो, बाइक पे गए हो, आप जो ब्रेक लगाते हो तो इमीडिएटली तो नहीं रुकती ना, वो थोड़ा चल के रुकती है। तो ये 100 मीटर चली रुकने से पहले, इसमें जो ब्रेक अप्लाई की गई तो उसको रुकने से पहले 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गई वो जो गाड़ी थी। तो एक तरीके से उन्होंने एक ही लाइन में दो इन्फॉर्मेशन दी। उसकी फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पर है, यानी उसकी वी क्या होगी, 0। उन्होंने ये भी बताया हमको कि वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0। और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर का कवर किया। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे ये है, ये दो क्वेश्चन थे इसमें हमसे, रिटार्डेशन कितनी है और कितना समय उसको लगेगा रुकने में। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन का ही दूसरा नाम होता है जब ए नेगेटिव हो जाए, मतलब कि बॉडी स्लो डाउन कर रही हो। देखो ए की वैल्यू को हम पॉजिटिव बोलते हैं या एक्सेलेरेशन बोलते हैं तब जब उसकी वेलोसिटी स्पीड अप बढ़ रही हो, इंक्रीज कर रही हो, और उसी को रिटार्डेशन बोल देते हैं अगर वो घट रही हो। तो वो नेगेटिव हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, रिटार्डेशन बन जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया क्या क्या पूछा गया, रिटार्डेशन कितनी है यानी एक्सेलेरेशन कितनी है। तो एक ही बात हो, ए या आर हो, एक ही बात है। और दूसरी बात क्या होगा, हाउ लॉन्ग, मतलब ए नेगेटिव में आ जाए तो रिटार्डेशन बोल देंगे। हाउ लॉन्ग यानी कितना समय उसको लगेगा रुकने में। तो दो बातें पूछी गई, कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में और कितना उसकी एक्सेलेरेशन है। ठीक, तो फिर से आपको क्या पहले पता करना है। सबसे पहला काम तो आप ये करोगे कि जो भी वहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं उन सबको एसआई यूनिट्स में ले आओ, यानी जो हमारी एसआई यूनिट होती है उसमें ले आओ। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड ये एसआई यूनिट होती है, केजी मीटर सेकंड, वो इसी में होने चाहिए। अगर कोई बॉडी ग्राम में दी गई है तो केजी में कन्वर्ट करो, अगर किलोमीटर में दी गई है तो मीटर में कन्वर्ट करो, मिनट्स आवर्स में दी गई है तो सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 72 किलोमीटर पर आवर को पहले किस में लाओगे आप, मीटर पर सेकंड में लाओगे। तो वो मैंने चेंज किया, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से। या आप सिंपल भी कर सकते हो, 72 इंटू किलोमीटर को चेंज करो मीटर तो 1000 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 3600। उससे भी ये चीज़ वही फैक्टर निकल के आएगा 5/18। या आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि 72 यानी किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और बाई चांस अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ जाए तो इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो मैंने चेंज कर दिया इसको, ये कितना है 20 मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी। ठीक, तो ये चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। आप इसको सिंपल मैथमेटिकल नंबर्स की तरह मत देखो, इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर, अंदाज़ा लगाते हो क्या चीज़ हो रही है, उन नंबरों से प्यार करो। देखो क्या था, 72 किलोमीटर पर आवर आप जानते हो क्या होता है, आमतौर पे हम जो बाइक में देखते हैं किलोमीटर पर आवर में ही होती है। तो ये यूनिट हमसे जानी पहचानी थी और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर एक अच्छी खासी स्पीड है, बहुत तेज़ स्पीड है। तो उससे हमने जब कन्वर्ट किया 20 मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड भी बहुत अच्छी स्पीड होती होगी, क्योंकि 72 अगर तेज ऊंची है तो इसमें यूनिट तो कन्वर्ट की गई हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जब रिजल्ट निकलेगा तो वहाँ पे आपको काम आएगा कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, कम है, घट रही है, बढ़ रही है, उस तरह की चीज़ें आपको काम आएंगी। और दूसरा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अच्छा ये तो बहुत तेज चल रही थी, तो 20 मीटर पर सेकंड में चल रही थी तो बहुत तेज चल रही थी वो, या 70 किलोमीटर चल रही थी तो बहुत तेज वो गाड़ी चल रही थी, यानी कोई बड़ी गाड़ी रही होगी, तभी इसको 100 मीटर लगे हैं रुकने में। इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर डूब जाओ कि 100 मीटर, पहली बात तो 100 मीटर कितना होता है, आप कभी नॉर्मली दौड़े होंगे तो आप देखोगे 100 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है वैसे नॉर्मल दौड़ने के लिए। तो उसको ब्रेक लगाने के बाद भी 100 मीटर लग गए रुकने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ, उसके अंदर घुस जाओ क्वेश्चन के अंदर कि क्या हो रहा है, इंटरप्रेट करो उसको पूरा डिटेल में कि क्या हो रहा है। 100 मीटर कितना बड़ा डिस्टेंस था, 20 मीटर पर सेकंड कितनी बड़ी वेलोसिटी थी, क्यों उसको इतना समय लग रहा है, क्या कुछ रहा होगा। और अपने उसने कुछ बताया ना बताया, अपने दिमाग में ऐड लगा तो जरूर कोई बड़ी गाड़ी रही होगी तभी इतना चल के रुकी है, नहीं तो अगर छोटी गाड़ी होती, बाइक होती तो जल्दी रुक जाती। तो इससे इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और फिर आप घुसोगे उसके अंदर तो आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, अब वेलोसिटी आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब देखो और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया गया है, और क्या पूछा गया, एक्सेलेरेशन। पहला पार्ट एक्सेलेरेशन यानी कि रिटार्डेशन पूछी गई है। तो फिर से तीनों इक्वेशनों के पास जाओ, इनको साथ में लिख लो अपने पास उसी इक्वेशन साइड में, मैंने तो एक ही बार लिखी है, आपको साइड में लिखना है। और देखो क्या क्या है, अगर मैं पहली दोनों इक्वेशनों को यूज़ करता हूँ तो इसमें टाइम आता है और टाइम की डाटा मेरे पास नहीं है। हम वही इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल हो। अगर एक ही इक्वेशन को यूज़ करके हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन भी होती है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ वेरिएबल होनी चाहिए, मतलब अनजान चीज़ जिसको आपको नहीं पता है वो एक ही होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि एक इक्वेशन को सोल्व कर लिया जाए तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी सोल्व हो सकता है। अगर मैं पहली इक्वेशन से जाऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो वेरिएबल है, ना तो मुझे ए पता ना मुझे टी पता।
दूसरी में जाऊंगा, वहां भी दो वेरिएबल हैं, ए भी नहीं पता, टी भी नहीं पता। तो अगर मैं देखो इन दोनों को आपस में यूज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन फिर वही बात, हमको दो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, उनको सोल्व करना पड़ेगा, मुसीबत हो जाएगी, लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ऐसी है, इसमें एक ही बात नहीं पता, बस यू पता है, वी पता है, रुक गया, ए नहीं मालूम, एस पता है। यानी तीसरी एक इक्वेशन है जिसमें एक ही चीज हमको नहीं पता है। तो तीसरी वो इक्वेशन है जो हमको सबसे पहले रिजल्ट दे सकती है, यानी एक ही इक्वेशन यूज करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर हम थर्ड को उठाएंगे तो। अगर बाकी को उठाएंगे तो फिर उसमें टाइम लगता है। देखो ये भी प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती हैं। तो अभी तो एक ही वेरिएबल हम सोल्व करना चाहते हैं, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन उठाई। थर्ड इक्वेशन उठाई, वैल्यूज रख दो। यू क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो उसको हमने क्या किया, 20 का स्क्वायर कितना हो गया -400, माइनस आगे है। अच्छा, प्लस माइनस का खेल भी सिखाऊंगा कैसे यूज होता है, अभी पहले इसको देखो। तो कितना हो गया 400, और v क्या हो गया 0, तो 0 लिख दिया। उसके बाद 2 की जगह पे 2, और a कितना था हमारे पास 100, a नहीं था सॉरी, हमारे पास s था 100, a तो निकालना ही था। तो a निकालना है, 100 मल्टीप्लाई कर दी, तो वहां पे सॉल्व किया तो हमको a मिल गया -2 मीटर पर सेकंड, यानी a नेगेटिव -2 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन में क्या है, -2 मीटर पर सेकंड, इसमें माइनस का मतलब यह है कि वो घट रही है, और घट रही है का मतलब वो रिटार्डेशन ही हो रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आया, देखो इसका माइनस को सोल्व करने का तरीका होता है, फिर आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, -2 मिलेगा, 2 भी मिलेगा। अगर क्वेश्चन ये था कि रिटार्डेशन बताओ, तो आपका आंसर 2 आएगा, ठीक, क्योंकि रिटार्डेशन के लिए माइनस वो पहले से कह चुके हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि वो चीज घट रही है, उसकी वैल्यू बताओ बस क्या है। अगर वो कह देते एक्सेलेरेशन बताओ, फिर आपका आंसर आता -2, क्योंकि एक्सेलेरेशन में माइनस हमको फिर आपको दोनों बातें बतानी है कि वो घट भी रही है और वो 2 भी है उसकी वैल्यू, यानी माइनस मतलब डिक्रीज करना और 2 उसकी वैल्यू है, तो दोनों बातें फिर हमको बतानी पड़ती। अगर वो क्या पूछते, क्वेश्चन होता एक्सेलेरेशन बताओ, लेकिन क्वेश्चन है रिटार्डेशन बताओ, तो क्वेश्चन में पहले से एक नेगेटिव सेंस है, मतलब पूछ ही रहे हैं कि वो चीज जो घट रही है उसकी वैल्यू बताओ बस कितनी है। तो कितनी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, क्लियर। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर क्वेश्चन कर जाता है, और एग्जाम में हमारा वो रैंक नहीं आ पाता जो आना चाहिए, जितना हम नॉलेज रखते हैं उसके हिसाब से हमारा रैंक नहीं आता। तो ये पहली चीज। अब दूसरी चीज और पता करना था, टाइम पता करना था। अब अगर मैं टाइम पता करने जाऊं तो फिर वापस अपनी दूसरी तीनों इक्वेशनों को देखो। अब मुझे एक बात और पता चल चुकी है, ए, तो मैं इसको भी और इसको भी, ये दोनों हमारे पास इक्वेशनें ऐसी हैं जिनमें एक ही वेरिएबल अब बच गया है, टाइम, क्योंकि एस भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, ए हमने निकाल लिया है, इसमें भी यू भी दोनों दे रखे हैं, ए हमने निकाल लिया है। तो दोनों इक्वेशनें लग सकती हैं, आप पहली भी यूज कर सकते हो और आप दूसरी भी यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरी में आपको साफ दिख रहा होगा वहां पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना, पावर क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक वहां पे क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में पावर अगर वो 2 है तो 2 की पावर सोल्व करना फिर से आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसलिए उसको वैसे क्वाड्रेटिक ना यूज करके मैं चाहता हूं कि पहली इक्वेशन यूज करें, जिससे हमको क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर होगा, सोल्व करना आसान रहेगा। तो इसीलिए पहली इक्वेशन यूज हुई है, क्लियर। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, v क्या हो गया 0, u क्या हो गया 20, और a -2, क्योंकि यहां पर जगह जो है, यहाँ पे a की जो जगह है वो रिटार्डेशन की नहीं है, a में अपने आप जगह एक्सेलेरेशन की बनती है। तो आप इसमें पुट तो एक्सेलेरेशन ही करोगे, वहाँ रिटार्डेशन पुट नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन एक्सेलेरेशन मान करके बनाई गई है, वो ये मान के बनाई गई वेलोसिटी बढ़ रही होती है, वो सोच करके डिराइव की गई थी। आपको डेरिवेशन अगर याद हो तो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा अभी इसको, लेकिन वो स्कूल का पार्ट है, मैं समझाना नहीं चाह रहा था। तो इसलिए मैंने उसको माइनस पुट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेलेरेशन पुट किया, वो कितनी -2, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं ए आई, तो वहाँ सोल्व किया, टी की वैल्यू कितनी 2 सेकंड, तो 2 सेकंड उसको लगेंगे। 2 मीटर पर सेकंड क्या थी उसकी एक्सेलेरेशन थी, तो 2 मीटर पर सेकंड के उसमें एक्सेलेरेशन लगाई गई, और 2 सेकंड के बाद वो रुक जाएगा, यानी कि 2 सेकंड में ही क्या कर रही है, वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो असल में गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, वो बॉडी जो है वो बहुत तेज चली है, क्लियर। सॉरी गलत हो गया, 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आएगा, 10 सेकंड आएगा। 2 को यहाँ पे लेके आओगे 20 -2, तो 10 सेकंड आएगा, उसको 10 सेकंड लगेंगे उसको रुकने में, तो 10 सेकंड उसको लगे, 10 सेकंड का वक्त लग गया उसको रुकने में, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर चलने में, ठीक। तो ये था हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड रिकॉर्ड के जितना है, वहाँ 8 के आसपास है, वो 9 के आसपास, 9 सेकंड के आसपास, तो अप्रोक्सीमेट उतना ही टाइम उसको लगा है, यानी ये गाड़ी लगभग उसेन बोल्ट की स्पीड से चली है, इंटरेस्ट के लिए बस। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक बॉडी है वो 2 मीटर डिस्टेंस, पहला 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 सेकंड में। एक बॉडी 2 मीटर चल रही है, 2 सेकंड में चल रही है। उसके बाद वो क्या करती है, अगले 4 सेकंड में 2.2 मीटर चलती है। क्वेश्चन को ढंग से समझो, पहले क्वेश्चन ही वो समझना और फिर उसको इंटरप्रेट कर दो। मतलब पहले वो 2 सेकंड में
कुछ चली 2 मीटर, उसके बाद अगले 4 सेकंड में, यानी कि उसको चले हुए टोटल 6 सेकंड हो चुके हैं, वो 2.2 मीटर चली है और अपने शुरुआती पॉइंट से यानी इनिशियल पॉइंट से वो 4.4 मीटर आ चुकी है। क्योंकि देखो, आप किसको इनिशियल पॉइंट मानोगे उसी से डिसाइड होगा कि क्या आप u की वैल्यू मानोगे, क्योंकि u हमारे इनिशियल वेलोसिटी है। वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि किसे आपने इनिशियल पॉइंट माना। अगर आपने इनिशियल पॉइंट इसको मान लिया तो पहले आपको यहाँ की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसको यूज़ कर सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ u। लेकिन अगर आप इसको इनिशियल मानते हो और इक्वेशन इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाते हो तो आपको वही वेलोसिटी से काम चलेगा जो यहाँ वाली थी। अभी सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे, मैं क्या मैं कह रहा था। पहले क्वेश्चन को समझा आपने कि जो उसने क्या डायग्राम छाप लिया, हल्का सा जो डायग्राम है उसका बना लो कि वो पहले 2 मीटर में कितना चलती है, 2 सेकंड में 2 सेकंड 2 मीटर चलती है और अगले 4 सेकंड में वो सिर्फ 2.2 मीटर चलती है। थोड़ा सोचो, मतलब यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी जरूर स्पीड स्लो डाउन कर रही होगी, क्योंकि नहीं तो 4 सेकंड में टाइम अगर डबल हुआ है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चली होती तो 4 मीटर चलना था, क्योंकि पहले 2 सेकंड में 2 मीटर, अगले 4 सेकंड में तो टोटल 4 मीटर बनना चाहिए था ना उसके हिसाब से। लेकिन कब, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली होती तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म रेट पे नहीं चली, यानी उसकी एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पे भी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लागू हो सकता। क्या लगाना पड़ेगा, ये सब देखो वही बात, अगर आप नंबरों को से प्यार करोगे, उनको ढंग से समझोगे तो भी आपको बातें पता चलेगी क्या यूज़ करना है। तो ठीक, तो पहले तो क्या हुआ, वो स्लो डाउन कर गई हैं और स्लो डाउन कर गई है तो फिर उसके बाद मतलब स्पीड चेंज हुई है। और दूसरी बात, स्लो डाउन करने का एक और मतलब भी है कि उसकी ए नेगेटिव आनी चाहिए। ए क्या आना चाहिए उसका, नेगेटिव, क्योंकि तभी तो बॉडी स्लो डाउन करेगी, नहीं तो इंक्रीज करती। कैसे पता चला स्लो डाउन कर गई है, अगर वो अगले टाइम में डबल टाइम में डिस्टेंस डबल से ज़्यादा चलती तो इसका मतलब स्पीड अप करी है, और कम चली है इसका स्लो डाउन कर गई है। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये बात आपको जब आपका आंसर आ जाएगा उसे क्रॉस चेक करने में काम आएगी। तो अभी देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको बताना ये कि जब वो 7वें सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी सवाल आपसे यहाँ का है, इसके भी 1 सेकंड और बाद का उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी ये वेलोसिटी हमको बतानी है। ठीक, डायग्राम छप गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद आते हैं इक्वेशंस पे। तो फिर से वही इक्वेशन में अगर हम जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैं, सारी वेरिएबल हैं। कुछ बताएं उसने हमको, ना तो यू के बारे में बता रखा कि यू उसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कम थी, ज़्यादा थी, 0 थी, क्या थी, कुछ नहीं बताया उसने हमको u के बारे में। मतलब u वेरिएबल है। और अगर आप इन इक्वेशन को देखो तो इन इक्वेशनों में तीनों में u इस्तेमाल हुआ है, यानी तीनों ही इक्वेशन में एक तो u रहेगा। ठीक, और दूसरी बात, उन्होंने हमको एक्सेलरेशन भी नहीं बता रखी कि वो a कितनी है। और आप फिर तीनों इक्वेशनों को देखो, वहाँ तीनों में फिर से a है। ठीक, अगर आप शुरू में उसको क्वेश्चन को इस तरीके से इंटरप्रेट करके चलोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे आंसर तक, आपको डायरेक्शन पता रहेगी कि हम जाना किस रास्ते पे है। और आपने ऐसे क्वेश्चन देखा और सीधा घुस गए उसके अंदर, जुट गए, बस पेन उठा करके वो करे जाओ, कभी कुछ पुट करो, कभी कुछ पुट करो, फिर नहीं होगा। फिर क्या पता वो एक्सीडेंटली कभी आ जाए, कभी ना आए, क्या पता आप प्रैक्टिस करो तो आ जाए और जब एग्जाम में करो तो वहाँ पर ना आए, ओके, फिर तो तुक्का हो गया, आपको पता ही नहीं आप जहाँ कहाँ रहे हो, आप तो भरे जा रहे हो वैल्यूज़ को, आंसर कभी आ गया कभी नहीं आएगा, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए आप पहले से उसको क्वेश्चन को पूरा इंटरप्रेट करो, डायरेक्शन डिसाइड करो, जाना कहाँ पे है। तो इन तीनों इक्वेशन को और इस डाटा से हमको ये बात समझ में आ रही है कि भाई एक तो तीनों इक्वेशन यूज़ होनी ही है। दूसरी बात, और उसमें कहा है कि भाई ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, तो तीसरे तीनों इक्वेशन यूज़ होनी है। और दूसरी बात क्या है कि वेरिएबल 2 हैं ही, हर हालत में वेरिएबल 2 हैं, तो इक्वेशन तो एक साथ 2 यूज़ होंगी ही होंगी, एक साथ 2 इक्वेशनें यूज़ होंगी ही होंगी। तो अब उसको चलते हैं कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो मैंने पहले इक्वेशन लगाई v = u + at, ये मेरे को डायरेक्शन है, मुझे जाना कहाँ पे है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट के और आखिरी वाले पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगा दी कि अगर मैं मान लूँ यहाँ वेलोसिटी u रही हो, अगर मैं मान लूँ यहाँ वेलोसिटी u रही हो और ये मान लूँ कि यहाँ वेलोसिटी v रही हो, तो फर्स्ट इक्वेशन से v = u + at आ जाएगा। यानी t मुझे पता है कि 7वें सेकंड के बाद मुझे v बताना है, तो अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे v पता करना है, u निकालना पड़ेगा, ठीक, और a भी निकालना पड़ेगा। t की वैल्यू 7 सेकंड उसने दी है हमको, अगर मैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में यूज़ करता हूँ तो 7 सेकंड पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक, तो ये तो कुछ मिला नहीं, मुझे सिर्फ डायरेक्शन मिली कि क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो यहीं से मुझे पता चल गया। वैसे वो तो मुझे पहले मालूम हो गया था कि मुझे यू और ए दोनों निकालने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से पता चल गया कि यू और ए दोनों निकालने पड़ेंगे। अगर आप पहले फाइनल देख लोगे क्या चाहिए हमको, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार बीच के वेरिएबल चाहिए भी नहीं होते हैं, तो हम बेकार में उनको निकालते फिरते हैं, तो उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ निकालनी नहीं है, क्या चीज़ निकालनी है। तो इस इक्वेशन मुझे बता दी कि भी निकालनी पड़ेंगी ही, मजबूरी है, दोनों को निकालना ही पड़ेगा, जो 2 वेरिएबल हमको नहीं पता है।
ठीक, तो अब मैं आया वापस अपनी उन दोनों इक्वेशनों पे कौन सी मैं यूज़ करूँ या क्या उसको मैं यूज़ करूँ, या 2 बार इक्वेशन यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो मैंने उठाया सेकंड इक्वेशन को। क्यों सेकंड इक्वेशन उठाया? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है वो डिस्टेंस को टाइम से रिलेट कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट कर रही है, जो 2 इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई हैं। तो इसलिए ऐसी कोई इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करती हो वो सेकंड इक्वेशन ही है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को उठा लिया। अब फिर से 2 वेरिएबल हैं तो 2 तो इसको इक्वेशनें चाहिएंगी ही। तो 2 आपके पास एक सिंपल चॉइस है, इक्वेशन आप एक ही यूज़ कर लो लेकिन 2 अलग अलग जगह पे यूज़ कर लो, तो वो अकेली इक्वेशन 2 इक्वेशनों में काम कर देगी। कैसे? तो मैंने इस सेकंड इक्वेशन को उठाया, लेकिन पहली बार मैंने लगाया इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने उसी इक्वेशन को लगाया। तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट की। डिस्टेंस कितना था हमारा? 2 मीटर, ये u था। डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर का। और वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। टाइम कितना था? 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ 2 सेकंड लगाया ना, तो 2 सेकंड हो गया प्लस हाफ AT। इसको सोल्व किया तो मेरा बन गया 1 = u + a। फर्स्ट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई। यूज़ मैंने सेकंड की। अब दोबारा फिर मैं यूज़ तो सेकंड इक्वेशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और कोई यूज़ करूँगा, फर्स्ट यूज़ करूँगा तो फिर से मुझे इसमें एक इक्वेशन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। बात फिर वहीं आएगी, घूम करके 2-3 इक्वेशन लग जाएंगे। तो मैंने इक्वेशन पहले वाली दूसरी वाली ही फिर से उठाई, लेकिन इस बार मैंने पॉइंट चूज़ किए इनिशियल और दूसरे का फाइनल। मतलब मैंने ये दो पॉइंट चूज़ किए, यानी 6 सेकंड के बाद वाला पॉइंट को फाइनल माना और शुरुआत वाले को ही क्या मान लिया? इनिशियल मान लिया। ऐसा करने से मेरा उसी दूसरी इक्वेशन से ही फिर से काम चल गया। तो मैं सेकंड इक्वेशन दोबारा लगाया कहाँ पे? इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में। तो मैंने वैल्यूज पुट की। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 4.2 हो गया है। 4.2 हो गया है। u को अब मैं u इसीलिए कर पाया हूँ यूज़ क्योंकि मैंने इसी को इनिशियल पॉइंट मान लिया। अगर मैं इसमें डिस्टेंस 2.2 पुट करूँ और टाइम को 4 सेकंड पुट करूँ तो मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी? मुझे ये मेरा पॉइंट बन जाएगा इनिशियल ये वाला, और मुझे यहाँ पर पहले वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। उस वेलोसिटी को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो अब मैं उस इक्वेशन से बचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरे को इकट्ठा ही उठा लिया। मैंने इनिशियल इसी को माना और इन दोनों को जोड़ दिया। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 4.2 हो गया। टाइम कितना हो गया? 6 हो गया। उसको रखा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। 0.76 से डिवाइड किया इसको, 0.7 = u + 3a। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन वैसे तो हमने बेसिक तो हमारी एक ही यूज़ हुई है, लेकिन 2 अलग अलग जगह पे यूज़ होने की वजह से उसने 2 काम कर दिया, डबल काम हो गया उसका। और अब मेरे पास 2 इक्वेशन हैं, 1 और 2, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। तो मैंने दोनों को माइनस किया तो कितना मिला? इसमें से उस ऊपर वाले को माइनस कर दिया। 3a - a कितना हो गया? 2a। और 0.7 - 1 कितना होगा? -0.3। और a को सोल्व किया, वो -0.3/2 आ रहा है, यानी -0.15 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रही है। जो फैसला हमने शुरू में किया था कि उसको नेगेटिव आना पड़ेगा, वो नेगेटिव ही आ रही है। इसका मतलब जरूर हमारा इक्वेशन सही है। अगर पॉजिटिव आया थी फिर तो साफ दिख रहा होता गलत है। अब चांसेस है कि क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक, तो a कितना मिला हमको? -0.5 a मिल गया। अब अगर मैं इस a की वैल्यू को वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो a -0.15 उधर चला जाएगा और u भी आ जाएगा हमारा 1.5, वो पॉजिटिव आ रहा है। u पॉजिटिव आ रहा है और a क्या आ रहा है? नेगेटिव। यानी u पॉजिटिव का मतलब है कि बॉडी जो हमने जहाँ जा रही है उधर ही, जहाँ हमने मानी है उधर ही जा रही थी, लेकिन a क्या हो रही थी? उसकी घट रही थी, स्पीड घट रही थी, तभी तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, वो आ गया। अब मैंने ये दोनों चीज़ें u और a वापस मेरी उस इक्वेशन में पुट कर दिया जहाँ पे मुझे चाहिए थे। ये टाइम कितना था? 7 सेकंड। a कितना था? -0.5 और u कितना था? 1.15। वैल्यूज पुट की गई, मल्टीप्लाई किया गया, आंसर आया 0.1 मीटर पर सेकंड। यानी बॉडी उस वक्त कितना चल रही है? 0.1 मीटर पर सेकंड चल रही है। तो वो बॉडी जो 1.15 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, वो अभी किस पे चल रही है? 0.1 मीटर पर सेकंड पे चल रही है। तो बॉडी थोड़ा स्लो डाउन कर गई है, उसकी वेलोसिटी हमने फाइनल निकाल ली। तो ये था कि इक्वेशनों को यूज़ करते कैसे। मैं 2 क्वेश्चन मैंने उठाए थे, ज़्यादा मैं ले नहीं सकता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 2 ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, इनसे क्वेश्चन को आप समझ लेना और प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन जहाँ पे जो भी बुक से आपको मिलता है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और कोई ऑल्टरनेट यहाँ पे नहीं है। कोई बंदा इतना तेज IQ लेवल का नहीं है कि वो हर चीज़ को सीख ले बगैर प्रैक्टिस किए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वही एक सोल्यूशन है। नहीं तो कॉम्पिटिशन बहुत पीछे रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा दुनिया कहाँ निकल गई, कितना आगे लोग निकल गए। तो ऐसा मालूम नहीं होगा आपको। अगर एक सिंपल सा डाटा बताता हूँ, अगर आपके 90% भी आते हैं तो इंडिया में 10th क्लास में अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख बच्चों के 90% मार्क्स आते हैं। तो अगर आपके 90% मार्क्स भी आए हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चों से पीछे हो आप
इतने बच्चे आपसे आगे हैं। आप हर स्कूल में देखोगे कम से कम 10-20 बच्चे तो 90% वो आते ही हैं। तो अप्रोक्सीमेटली है 2-2.5 लाख के बच्चे आपसे आगे तब भी होंगे अगर आप 10th क्लास में 90% मार्क्स स्कोर करते हो तो आपसे वो लोग कितने आगे हैं आप खुद समझ सकते हो। और एक कॉम्पिटिशन है, इतनी सीट इंडिया में नहीं है। ठीक, अगर आप चाहते हो कि बढ़िया स्कोर आए तो आपको 10th में तो बढ़िया स्कोर से कोई मतलब नहीं है, वैसे मतलब आपको सिर्फ आपका अंदाज़ा दिया है कि आप इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक,